नमस्कार, मैं हूं साइलो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सप्लोर। 5 जुलाई 1996 को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की सड़कों पर चलते हुए एक आदमी को वहां सड़क के किनारे किसी की लाश दिखाई देती है। ये किसी जवान लड़के का था, पर पूरा शरीर नहीं बल्कि शरीर का कुछ हिस्सा। उस आदमी ने जो वहां देखा वो इतना भयानक और परेशान करने वाला था जिसे शब्दों में एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसने एक खौफनाक सच्चाई को एक्सपोज करके रख दिया। एक शातिर शिकारी जवान बेघर लोगों को निशाना बना रहा था और उसके हाथों शिकार हुए जवान लड़कों की लाशों की हालत देख के पूरा इंडोनेशिया हिल गया था। वो किसी आदमी का काम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और रॉबर्ट गडेक का खून सिलसिला इंडोनेशिया की क्रिमिनल हिस्ट्री में सबसे परेशान करने वाला और हॉरिफिक क्राइम्स में से एक बन गया। ये मेरे द्वारा देखे गए सबसे अधिक डिस्टर्बिंग मामलों में से एक है। ये मामला बहुत पब्लिसाइज नहीं हुआ है और इस केस से रिलेटेड आपको इतने पिक्चर्स भी इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये कहानी आपको विजुअली बताने की पूरी कोशिश की है। इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें। आपका ये छोटा सा एक्शन मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है और मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उन्हें एक ऐसा लाश मिला जिसके साथ इतनी क्रूरता की गई थी कि सबसे एक्सपीरियंस्ड और सीनियर ऑफिसर्स का भी हालत खराब हो गया था। उसके हाथ पैर अभी भी शरीर से जुड़े हुए थे, लेकिन उस लाश का चिन्ह यानी तोहड़ी से लेकर नाभि तक पूरा काटकर खोल दिया गया था। उस लाश की छाती को इतना फाड़ दिया गया था कि उसके अंदर का सब कुछ दिख रहा था, लेकिन वहां देखने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि उस हत्यारे ने उसके अंदर का सारा ऑर्गन्स निकाल दिया था और वहां सिर्फ एक छेद था। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि विक्टिम एक कम उम्र का जवान लड़का था और मामले को और भी ज्यादा डरावना इस बात ने बनाया कि ये जकार्ता की सड़कों पर मिलने वाला उस शिकारी का पहला शिकार नहीं था, बल्कि इन 2 सालों के अंदर कम से कम 10 लड़कों की बॉडी ऐसे ही खुले पेट के साथ पाया गया था। इस खोज ने इस बात को कंफर्म किया कि सड़कों पर रहने वाले लोग पहले से ही जानते थे कि उनके आसपास एक सीरियल किलर घूम रहा है। कुछ दिनों बाद पुलिस की शक की सुई सिस्वांटो नाम के एक आदमी पर जाती है, जिसे रॉबर्ट गडेक के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया के इस सबसे घिनौने सीरियल किलर के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यह हत्यारा इतना घिनौना था कि इंडोनेशियन पुलिस ने इसकी पूरी कहानी कभी सार्वजनिक नहीं की और इसीलिए इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है और जितना हो सके अपने व्यूअर्स के लिए इस वीडियो में मैंने डिटेल्स को दिया है। गडेक का जब 1963 में इंडोनेशिया के पैक्लोंगन में हुआ था, जो सेंट्रल यावा में एक शहर है, जहां उसका जीवन गरीबी और दुख तकलीफ में गुजरा था। उसे हर दिन के खाने के लिए मेहनत करना पड़ता था। गडेक के लिए एजुकेशन एक सपना ही रहा। वो कभी स्कूल नहीं जा पाया, इसीलिए वो जीवन भर अनपढ़ रहा। बहुत ही कम उम्र से वो रास्ते पर ही था, उसका कोई घर नहीं था। किशोरावस्था पहुंचने से पहले ही वो रास्ते पर घूम घूम कर कचड़े से खाना ढूंढ कर खाता था। समय के साथ उसे पता चला कि पैसा कमाने का सबसे इजी तरीका कचरे से प्लास्टिक इकट्ठा करना और उसका रिसाइकल करना है। ये उसकी इनकम का एक छोटा सा सोर्स था, जो पैक्लोंगन जैसे बड़े शहर में उसके 2 वक्त के खाने का इकलौता जरिया था। उसकी जिंदगी बहुत तकलीफ से गुजर रही थी कि तभी उसने किसी से सुना कि जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, वहां कई सारे ऑप्शन है काम करने के लिए और वहां जाके वो अपनी गरीबी वाली जिंदगी को कुछ बेहतर बना सकता है। गडेक ने एक उज्जवल भविष्य की तलाश में जकार्ता जाने का फैसला किया। वो जकार्ता जिन सपनों के साथ आया था, वहां पहुंचकर सब बदलने वाला था, क्योंकि इतने बड़े शहर में उसका कोई नहीं था। उसके पास न रहने का ठिकाना था, न कोई काम था। वो जैसे तैसे उस बड़े शहर में अपना गुजारा कर रहा था कि एक दिन उसे एक औरत मिलती है जिसने उसको गोद लेके अपने साथ रख लिया। लेकिन उसने सिर्फ गडेक को ही गोद नहीं लिया था, बल्कि उसके पास बहुत सारे बच्चे थे जिनका कोई नहीं था। वो उन सब की माँ थी, एक ऐसी माँ जो अपने सारे बच्चों को भीख मांगकर पैसे लाने को कहती थी और उसी पैसे से उसका शेल्टर होम चलता था। और गडेक की उस एडॉप्टिव माँ का शेल्टर होम वहां गैपलॉक मार्केट के बाहरी इलाके में था।
गैपलॉक मार्केट जकार्ता में एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां गुंडे बदमाश का भी अड्डा होता था। वो शेल्टर होम बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। गडेक वहां बाकी बच्चों के साथ अपना जिंदगी बिताता है और जकार्ता की सड़कों पर जीवन की कठोर वास्तविकताओं के बीच अस्तित्व की तलाश में वे एक साथ बंधे थे। गडेक बचपन से ही शारीरिक असमानताओं से ग्रसित था। बचपन और किशोरावस्था में उसके शरीर को एक अनोखी स्थिति का सामना करना पड़ा। वो उतना ग्रो नहीं हो सका जितना उसे होना चाहिए था। गडेक अपने साथियों की तुलना में कद में सबसे छोटा और कुबड़ा था। इसके अलावा वो एक ऐसे कंडीशन से जूझ रहा था जिसके कारण उसका सिर हमेशा हिलता था और उसकी इसी हिलने की वजह से उसे गडेक नाम मिला था, जो बार बार हिलने डुलने से निकलने वाला गडेक गडेक साउंड है। हिंदी में इसका एक्यूरेट ट्रांसलेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये शायद उसके हड्डियों के जॉइंट की आवाज है जब उसका सिर हिलता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, गडेक पुरुषों के प्रति आकर्षित होने लगा था। हालांकि उसके आसपास काफी महिलाएं थी जो सड़कों पर रहती थी, लेकिन उसे उनसे कभी लगाव या अट्रैक्शन नहीं हुआ और ना ही किसी ने कभी उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया। उसके फिजिकल एब्नॉर्मेलिटीज के कारण लड़कियां उससे दूर भागती थी। उसे भी एक पार्टनर की जरूरत थी जिससे वो इंटीमेट हो सके, लेकिन वो उसकी किस्मत में नहीं था। वो धीरे धीरे अपने काफी लंबे समय से दबाए हुए शारीरिक इच्छाओं की वजह से एक डेस्परेट आदमी बन गया था, जो अब कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी शायद उसने भी पहले कल्पना नहीं की होगी। समय के साथ वो जवान लड़कों के प्रति और अट्रैक्ट होता गया। फिर 1994 में गडेक ने एक नया शौक शुरू किया और वो था हत्या करने का। उसने अपने नए नाम रॉबर्ट गडेक को अच्छा इस्तेमाल किया और खुद को सड़क पर छोटे और जवान लड़कों के सामने एक फादर फिगर के रूप में प्रेजेंट किया, जो उनका ख्याल रखता था। सड़कों पर बहुत सारे लड़के रहते थे जो कि गडेक को पसंद करने लगे थे। रात में गडेक ऐसे कमजोर जवान लड़कों की तलाश में जकार्ता और पैक्लोंगेन की सड़कों पर घूमता था। कई बेघर जवान लड़के उसके बहकावे में आ जाते थे और गडेक उन्हें अपने घर ले जाता था, उन्हें खाने को देता था और उनसे काफी हमदर्दी दिखाता था, जिससे वो मासूम लड़कों का भरोसा जीत लेता था। एक बार जब वो लड़के रिलैक्स होकर गडेक के घर में बैठ जाते तो वो उनका रेप कर देता था। उसके बाद गडेक रस्सी से उनका गला मार देता, फिर एक तेज चाकू से उनके पेट को चीर देता था। उन्हें बेरहमी से मारने के बाद वो उनका खून पीता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वो मानता था कि खून पीने से वो और ताकतवर बन जाएगा। और कभी कभी गडेक अपने पास यादगार के रूप में उनकी स्किन के कुछ हिस्सों को काट कर रख लेता था। इसके बाद वो लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था। वो उनके अवशेषों को वापस उन सड़कों पर फेंक देता था जहां से उसने उन्हें उठाया था। गडेक 1994 से 1996 तक अपना खून खेल खेलता रहा। वो काफी लंबे समय तक बिना पकड़े गए अपना घिनौना अपराध कर रहा था। अधिकारियों और स्थानीय लोगों को ये पता था कि उनके बीच एक सीरियल किलर था, लेकिन किसी के पास कोई सुराग नहीं था कि यह कौन हो सकता है। वो उसके शिकार किए लड़कों को इतने छोटे टुकड़ों में काटता था कि उन्हें पहचानना लगभग असंभव था। लेकिन 1996 में एक दिन एक विक्टिम के अवशेषों से कुछ ही दूर पर एक बैग मिला। यह एक पिट्ठू बैग यानी बैकपैक था, जिसके अंदर किताबें थी। सभी किताबों पर सिकेन नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने गेस किया कि शायद यह उसी विक्टिम का ही नाम होगा जिसका वहां मिला था, और घटना के आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू की गई। पुलिस ने अपने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन को वहां के लोकल्स पर फोकस किया। काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा। किसी को भी सिकेन नाम के व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पर अचानक पुलिस को एक ऐसा लड़का मिला जो सिकेन को जानता था। तभी ये पहेली खुलनी शुरू हुई। उस लड़के ने बताया कि सिकेन एक होमलेस और भीख मांगने वाला था जो सड़कों पर ही रहता था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अपना फोकस वहां के होमलेस सड़कों पर रहने वाले लोगों की ओर किया। उन्होंने एक एक बेघर व्यक्ति से पूछताछ की। सिकेन के भयानक मौत से जुड़ी घटनाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उनकी जांच से रॉबर्ट गडेक का नाम सामने आया और ये पता चला कि वो ऐसे बेघर गरीब लोगों के बीच एक लीडर के समान है। हालांकि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि वहां के ज्यादातर बेघर लोगों ने दावा किया कि रॉबर्ट गडेक अपनी शारीरिक सीमाओं के कारण ऐसा भयानक अपराध कर ही नहीं सकता। लेकिन पुलिस को गडेक के ऊपर तब शक हुआ जब एक लड़के ने दावा किया कि उसने आखिरी बार सिकेन को गडेक के साथ ही देखा था। इससे पुलिस को एक नया लीड मिला, क्योंकि अब उनके पास एक चश्मदीद गवाह था।
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और रॉबर्ट गेडेक के ठिकाने का पता लगाने में लग गई। पुलिस को उसके एडॉप्टिव माँ के बारे में पता चला और वो उसके घर पहुंच गए। गेडेक के एडॉप्टिव माँ द्वारा दिए गए जानकारी के बाद उन्हें पता चला कि वो टिगेल में है, न कि अपने होम टाउन पेक्लोंगन में। टिगेल पहुंचने पर पुलिस को ट्रेन स्टेशन पर ही गेडेक दिख जाता है। वो भीख मांग रहा था। उसके साथ 2 लड़के भी थे, एक उसकी राइट में और दूसरा लेफ्ट में। ये दोनों लड़के भी उसके हैवानियत का शिकार होने वाले थे, लेकिन पुलिस के सही समय में उठाए गए कदम के कारण इनका हाल सिकन जैसा होते होते बच गया। शुरू में पुलिस ने उसे नहीं पहचाना और वो लोग वहीं उसके आसपास ही ढूंढते रहे। वो एकदम नॉर्मल होके बैठा हुआ था और भीख मांग रहा था। पुलिस कई बार उसके बिल्कुल पास से ही गुजरी, लेकिन ना गेडेक उनको देख के डरा और ना ही पुलिस ने उसे पहचाना। लेकिन जब वो खड़ा होकर चलता है, एक पुलिस वाला उसके छोटे हाइट, लंगड़ापन और उसके सिर के लगातार हिलने को नोटिस करता है और उसको फौरन पहचान लेता है। गेडेक को वहीं अरेस्ट कर लिया जाता है। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसके पीड़ितों और उनकी पहचान के बारे में जवाब मांगा। रॉबर्ट गेडेक चुप रहा और किसी भी जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसने सवालों के जवाब देने के एवज में खाना और सिगरेट का डिमांड किया। पुलिस ने उसकी बातें मान ली और खाना खाने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया और ये कन्फेस किया कि उसी ने उन लड़कों का रेप करके उन्हें मारकर उनका चीड़-फाड़ कर दिया था। वो बताता है कि उसने उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए मार डाला था कि वो किसी को रेप के बारे में ना बता सके, और उसने ये भी कहा कि उसे अपने शिकार का खून पीने में बहुत मजा आता है। लेकिन उसने जो किया उसे स्वीकार करने के ठीक बाद उसने दावा किया कि वो लड़कों को मारना नहीं चाहता था और उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि बेम्बेंग नाम के एक व्यक्ति ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। यह कहना इम्पॉसिबल है कि 18 महीने की अवधि के दौरान गेडेक ने कितने लड़कों की हत्या की। 1994 और 1996 के बीच जकार्ता की सड़कों पर कम से कम 12 लड़कों की लाश उसी हालत में पाई गई जैसा सिकेन का मिला था। गेडेक ने केवल 12 हत्याएं करने की बात स्वीकार की, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि यह संख्या 20 के करीब है। गेडेक के कबूलनामे के बाद उस पर हत्या के 12 आरोप लगाए गए। उसके मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वो लड़कों को मारना नहीं चाहता था और गेडेक को उन लड़कों को मारते वक्त ये लगता था कि वो मुर्गियां काट रहा है। ये भी तर्क रखा गया कि वो किसी और के बहकावे में ये कत्ल कर रहा था क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं था। गेडेक किसी के भी कही बातों को मान लेता था और अपनी खुद की सोच और डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन प्रोसिक्यूटर ने उनके सारे तर्क को खारिज करते हुए यह दावा किया कि गेडेक के अपने वकील ने भी उसकी साइकियाट्रिक एवोल्यूशन कराने के लिए कहा था, लेकिन वो खुद पीछे हट गए थे क्योंकि उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि गेडेक मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ था। यहां तक कि उसके बताए आदमी बेम्बेंग का भी कोई पता नहीं चल पाया था, जो उसके बयान के मुताबिक उसे कत्ल करने को बोलता था। पूरे मुकदमे के दौरान गेडेक कटघरे में एक सफेद शर्ट और काली पैंट पहने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तब भी जब अदालत में बेहद ग्राफिक सबूत पेश किए जा रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे अपने किए पर जरा सा भी पछतावा है, जिसके कारण प्रोसिक्यूटर्स ने मांग की कि उसे उन बेरहम हत्याओं के लिए मौत की सजा दी जाए। 1997 में अपने अंतिम शिकार के 1 साल बाद गेडेक को 12 लड़कों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 10 साल बाद 26 मार्च 2007 को जब गेडेक इंडोनेशिया के कम्बंगन आइलैंड की जेल में फांसी की सजा का इंतजार कर रहा था, उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन रॉबर्ट गेडेक की मौत से इंडोनेशिया का यह भयानक कत्ल का सिलसिला अभी खत्म नहीं होता है। 2010 में जकार्ता पुलिस ने एक और सीरियल किलर को गिरफ्तार किया जिसका नाम था बेबे। यह इसलिए एक स्पेशल केस था क्योंकि इस सीरियल किलर का मोडस ऑपरेंडी भी रॉबर्ट गेडेक की तरह ही था। वो पहले तो लड़कों का रेप करता और उसके बाद उनके शरीर को कई टुकड़ों में काटकर सड़क पर फेंक देता था। उसने कम से कम 14 लड़कों को अपना शिकार बनाया और उनमें से कईयों के उसने सिर भी काट दिए थे। बेबे ने अपने अपराध की जिम्मेदारी ली और कहा कि उसने उन्हें केवल इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने उसके साथ सेक्स करने से मना कर दिया था। ये मामला तब और भी ज्यादा भयानक मोड़ लेती है जब ये पता चलता है कि बेबे और गेडेक दोस्त थे और उस दौरान एक ही एरिया में रहते थे जब गेडेक जकार्ता की सड़कों पर अपना खूनी खेल खेल रहा था। कई लोगों का यह भी मानना है कि गेडेक के मुकदमे में बेबे एक गवाह था और उसने अपने किए हुए अपराध से ध्यान हटाने के लिए गवाही दी थी।
हालांकि अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि बेबे ने मुकदमे के दौरान गेडेक के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन उनके पास गेडेक और बेबे के रिश्ते के बारे में कुछ जवाब नहीं था। बाद में बेबे को 14 लड़कों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। वो अभी भी जेल में अपनी बची खुची जिंदगी जी रहा है। बेबे और गेडेक का रिश्ता कई सवाल उठाता है। क्या सभी 12 हत्याएं जुड़ी हुई थी? क्या गेडेक ने ही सारे कत्ल किए थे या फिर उसमें बेबे का भी हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो दोनों साथ ही काम करते थे? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। मैं अगली बार फिर से आऊंगा एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।